जवाहरलाल नेहरू एक ऐसा नाम जिसे हम आधुनिक भारत के निर्माता के तौर पर जानते हैं। वो इंसान जिसने हमें आज़ादी दिलाई और एक ऐसे देश की नींव रखी जो लोकतंत्र, विज्ञान और बराबरी के सपनों पर खड़ा था। बच्चे हों या बड़े, हर कोई उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहता था। लेकिन उनके इस शानदार करियर के आखिर में एक ऐसा तबाही आई जिसने उनकी विरासत पर हमेशा के लिए एक गहरा सा दाग छोड़ दिया। ये कहानी है इतिहास के उस जंग की जिसमें भारत को सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा। ये कहानी है 1962 के उस युद्ध की, एक ऐसी हार जिसने सिर्फ भारत की सीमाएं नहीं बदली बल्कि उस नेता को अंदर से तोड़कर रख दिया जिसे लोग हिंदुस्तान का भविष्य मानते थे। आखिर नेहरू की वो एक कौन सी गलती थी जिसने सब कुछ बदल दिया? क्या यह एक छोटी सी चूक थी, एक राजनीतिक भोलापन था, या एक दोस्त के लिए धोखे की कहानी है? चलिए आज इतिहास के उस पन्ने को हम पलटते हैं और उस सच को खोजते हैं जिसने नेहरू की विरासत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जवाहरलाल नेहरू की कहानी किसी आम इंसान की नहीं है। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के एक बेहद अमीर और रुतबे वाले परिवार में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक और कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। जाहिर है नेहरू का बचपन राजनीति और देश की आज़ादी की बातों के बीच गुजरा है। उनकी पढ़ाई इंग्लैंड के सबसे नामी संस्थान हैरो स्कूल और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई है, जहां उन्होंने पश्चिमी सोच, विज्ञान और राजनीति को गहराई से समझा है। वो एक ऐसे नौजवान थे जिनकी सोच में तो मॉडर्न थी लेकिन दिल से तो पूरा हिंदुस्तानी था। 1912 में जब नेहरू भारत लौटे तो वकील बने थे, पर उनका दिल वकालत में कहाँ लगना था। देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ा था और नेहरू के सीने में आज़ादी की आग धधक रही थी। उनकी ज़िंदगी का असली मोड़ तब आया जब गांधी के शांतिपूर्ण लेकिन मजबूत इरादों ने नेहरू को इतना बदला कि उन्होंने अपना शाही रहन सहन छोड़ दिया, खादी को पहनना और अपनी पूरी जिंदगी आज़ादी की लड़ाई में झोंक दी। गांधी की परखी नज़रों ने इस नौजवानों के अंदर की चिंगारी को पहचान लिया। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। नेहरू ने गांधी के साथ असहयोग आंदोलन से लेकर सविनय अवज्ञा और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक हर लड़ाई में हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के लगभग 9 साल अंग्रेज़ों की जेल में बिताए हैं, लेकिन जेल की दीवारें उनके विचारों को कैद नहीं कर सकी। उन्हीं सालों में उनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताबें लिखी हैं, जिसने पता चलता है कि आज़ाद भारत एक साफ नक्शा उनके जहन में तैयार था। सिर्फ राजनीति नहीं चाहिए, वो एक ऐसा भारत चाहते थे जो समाज, अर्थव्यवस्था के स्तर पर भी आज़ाद हो। 1929 में जब उन्हें लाहौर कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया तो उन्होंने पूर्ण स्वराज्य यानी पूरी आज़ादी का नारा दिया। ये एक ऐतिहासिक पल था। नेहरू अब कांग्रेस के सबसे युवा और दमदार चेहरों के तौर पर उभर चुके थे। एक ऐसा लीडर जिसके पास भारत के भविष्य का विजन था। उनका सपना एक ऐसे भारत का था जो लोकतांत्रिक हो, धर्मनिरपेक्ष हो और विज्ञान की रोशनी में तरक्की करे। और यह सपना 15 अगस्त 1943 को हकीकत में बदलने जा रहा था। 14 और 15 अगस्त की 1947 की आधी रात जब दुनिया सो रही थी, तब हिंदुस्तान अपनी आज़ाद जिंदगी की पहली सुबह में आंखें खोल रहा था। उस ऐतिहासिक पल में नेहरू ने संसद में अपना वो मशहूर भाषण दिया, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, जिन्हें कहा गया। आज हम बदकिस्मती के एक अंधकार युग में रह रहे हैं और खुद को फिर से कहाँ पा रहा है। ये सिर्फ एक भाषण नहीं, एक नए भारत का वादा था। नेहरू के सामने चुनौतियाँ पहाड़ जैसी थी। देश धर्म के नाम पर बंट चुका था, करोड़ों लोग गरीबी में जी रहे थे और अर्थव्यवस्था सदियों की गुलामी से तबाह कर दी थी। लेकिन नेहरू के पास एक विजन था। सबसे पहले उन्होंने भारत में लोकतांत्रिक जड़ों को मजबूत किया। उस दौर में जब एशिया और अफ्रीका के कई देश तानाशाही की तरफ जा रहे थे, नेहरू ने भारत में एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखी। उन्होंने विपक्ष को सम्मान दिया,
क्योंकि वो मानते थे कि बहस और असहमति ही लोकतंत्र की जान है। उनका दूसरा बड़ा सपना था धर्मनिरपेक्षता। बंटवारे के जख्मों के बीच नेहरू ने एक ऐसे भारत की जिद जहां हर धर्म और जाति के इंसान बराबर का हक मिले। ये उनकी सोच थी। भारत एक धार्मिक देश ना बनकर एक सेकुलर देश बना। लेकिन नेहरू का सपना सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं था। वो भारत को विज्ञान और टेक्नोलॉजी के रास्ते पर दौड़ाना चाहते थे। उन्होंने भाखड़ा नागल जैसे बड़े बड़े बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। उन्होंने IITs, IIMs और हजारों लैब्स बनवाए। वो मानते थे कि गरीबी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार साइंटिफिक सोच है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उन्होंने प्लानिंग कमीशन बनाया और पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। देश में बड़े बड़े स्टील प्लांट लगे, कारखाने लगे, ताकि भारत अपनी ज़रूरतों के लिए किसी पर निर्भर न रह सके। दुनिया के मंच पर नेहरू एक ग्लोबल लीडर बनकर उभरे। जब दुनिया अमेरिका और सोवियत के बीच बटी थी, तब नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। भारत किसी के पाले में नहीं जाएगा, अपनी आज़ाद विदेश नीति पर चलेगा। इस एक कदम में दुनिया में भारत को एक अलग पहचान और इज्जत दिलाई। कुल मिलाकर नेहरू ने अपनी 17 साल के कार्यकाल में भारत को जमीन से उठाकर आसमान की तरफ बढ़ाने की नींव रखी। वो एक ऐसा भारत बना रहे थे जिन्होंने अपने अतीत पर गर्व हो। 1950 का दशक भारत की गलियों में एक गूंजता था नारा, हिंदू चीनी भाई भाई। नेहरू का मानना था कि भारत और चीन दो महान सभ्यताएं मिलकर एशिया का भविष्य लिख सकती हैं। वो चीन के साथ दोस्ती को लेकर बहुत उम्मीदों से भरे थे। 1954 में दोनों देशों में पंचशील समझौते पर साइन किए, जिसने एक दूसरे की आज़ादी का सम्मान करके और शांति बनाए रखने जैसी 5 बड़ी बातें थी। नेहरू को लगा था कि उन्होंने शांति की एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी है, पर शायद वो चीन के असली इरादों को नहीं पढ़ पाए। इस दोस्ती के पीछे एक कांटा छिपा था, तिब्बत। 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। भारत ने उस वक्त कड़ा विरोध नहीं किया, शायद चीन से रिश्ते बचाने के लिए। लेकिन असली संकट 1959 में आया, जब तिब्बत में चीन के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। चीनी सेना ने इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया और तिब्बत गुरु दलाई लामा को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। उन्होंने भारत से मदद मांगी और नेहरू ने इंसानियत के नाते उन्हें शरण दी। चीन इस बात से बुरी तरह भड़क गया। उसने इसे भारत पर उनका अंदरूनी मामला में दखल माना। यहीं से भाई भाई के रिश्ते में जहर घुलना शुरू हो गया। इसके साथ एक और बड़ा मुद्दा था बॉर्डर का। भारत और चीन के बीच हजारों किलोमीटर लंबी सीमा कभी साफ सुथरी या तय ही नहीं हुई। पूरब में अरुणाचल और भारत मैकमोहन लाइन को बॉर्डर मानता था, लेकिन चीन ने इस लाइन को कभी माना ही नहीं। पश्चिम में लद्दाख का अक्साई चीन इलाका झगड़े की जड़ था। ये एक वीरान बर्फीला पठार था, लेकिन चीन के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये उनके तिब्बत और सियाचिंगयान प्रांत को जोड़ता था। चीन ने चुपचाप 1857 में ही यहाँ से एक सड़क बना ली थी और भारत को कानों कानों तक खबर नहीं थी।